हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं सूरज चौधरी स्टडी IQ PCS पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि 2 बजे का टाइम फ्राइडे के दिन डेडिकेटेड रहता है इंडियन पॉलिटी के लिए। तो आज हम उसी की चर्चा करेंगे। और आपको पता है, जैसे कि हमारे पुराने सेशंस गए हैं, उन सभी सेशंस में हम लोग चर्चा कर रहे थे हमारे संविधान के अंदर दिए गए हमारे मौलिक अधिकारों की, फंडामेंटल राइट्स। तो पहले सेशन में मैंने आपको बताया था कि फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं, क्यों इनको लाया गया है और किस प्रकार के मौलिक अधिकार भारत के संविधान में दिए गए हैं, इन सभी की हमने चर्चा की थी। उसके बाद जब मैंने आपको बताया था कि कितने प्रकार के मौलिक अधिकार हमारे पास है, तो मैंने आपसे वायदा किया था कि हम सभी मौलिक अधिकारों को 1 बाय 1 करेंगे। तो उसी क्रम में हम लोग पहले अधिकार, जिसको आप कहते हैं राइट टू इक्वलिटी, समता या समानता का अधिकार, जो कि आर्टिकल 14 से लेकर के 18 के बीच में है, वो हम बिल्कुल विस्तार से डिस्कस कर चुके हैं। इसके साथ में समय कम था तो आर्टिकल 19 को हम डिस्कस नहीं कर पाए थे। आर्टिकल 20 हमने डिस्कस कर दिया था। तो आज की क्लास में हमारा जो दूसरा मौलिक अधिकार है, जिसको हम कहते हैं स्वतंत्रता यानी कि आज़ादी का अधिकार, राइट टू फ्रीडम, उसी की चर्चा हम करेंगे। अब राइट टू फ्रीडम की अगर हम बात करें तो भारत के संविधान में इसकी जो चर्चा है वो आर्टिकल 19 से लेकर के 22 तक है, जिसमें कि आर्टिकल 19 बहुत ही महत्वपूर्ण है। वैसे अगर हम पूरे भारत के संविधान की बात करें तो भारत के संविधान में 2 आर्टिकल ऐसे रहे जिनका सबसे ज़्यादा इंटरप्रिटेशन हमारी जुडिशरी ने किया है, जिनमें कि पहला आर्टिकल है आर्टिकल 21, जिसको आप कहते हैं राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। आई थिंक इसका जितना इंटरप्रिटेशन भारत के संविधान के अंतर्गत या फिर हमारे सुप्रीम कोर्ट ने किया है, उतना किसी मौलिक अधिकार का नहीं है। इनफैक्ट जो फंडामेंटल राइट्स हमको मिलने चाहिए, जिसको हम कहते हैं कि जो हमारे ह्यूमन राइट्स थे शुरुआत में, जो हमको सभी के सभी पार्ट 3 के अंदर इंक्लूड करने चाहिए थे, हम नहीं कर पाए। लेकिन आर्टिकल 21 के इंटरप्रिटेशन ने उस सभी कार्य को पूरा कर दिया। यानी कि आज के टाइम पर जो हमारे मानवाधिकार की श्रेणी में आते हैं, उन सभी को हम कह सकते हैं ये भी हमारे मौलिक अधिकार में लगभग आ जाते हैं। वो कैसे आते हैं? आर्टिकल 21 के इंटरप्रिटेशन के द्वारा। अब ऐसा ही कुछ जो है वो आर्टिकल 19 के इंटरप्रिटेशन के द्वारा किया गया है। यानी कि दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट जो आर्टिकल आ जाता है इंटरप्रिटेशन के मामले में, व्याख्या के मामले में, वो है आर्टिकल 19। अब आर्टिकल 19 है क्या? देखिए, आर्टिकल 19 बेसिकली हमारा जो भारत है, हमारे भारत के अंदर जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसकी फाउंडेशन है। उसका अगर आप कहें कि उसका स्तंभ कोई है तो वो आर्टिकल 19 होता है। अब आर्टिकल 19 के अंदर क्या है, हम सभी जानते हैं कि आर्टिकल 19 को आप फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के नाम से जानते हैं, वाक एवं अभिव्यक्ति के नाम से इसको जाना जाता है। अब देखिए, लोकतंत्र की अगर हम बात करें तो लोकतंत्र के अंदर कुछ एक अधिकार होते हैं जो हम सभी को मिलने चाहिए, अदरवाइज लोकतंत्र नहीं बन पाता है। जैसे कि लोकतंत्र के अंदर सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है जिसको आप कहते हैं आज़ादी। अभी जो आज़ादी शब्द है ये पॉजिटिव शब्द है। यहाँ पर आज़ादी का मतलब ऐसा नहीं है कि हमको भारत से अलग होना है, भारतीय संघ से अलग होना है, ऐसा कोई इसका मतलब नहीं है। आज़ादी का मतलब है कुछ बेसिक आज़ादी होती है जो हमें हमारे जीवन में जरूरी है। जैसे कि आप अपनी बात किसी से कह पाएं, या सरकार कोई नीति लेकर के आई, उस नीति को आप खुद एनालाइज करें और एनालाइज करने के बाद अपना फीडबैक आप सरकार को दे सकें, यानी कि क्वेश्चन करने का अधिकार। और क्वेश्चन के बाद आप उसको, जब उत्तर आपको मिला है तो उस पर फिर से आप जो है अपना क्वेश्चन दाग सकते हैं। तो ये सभी अधिकार आपको आर्टिकल 19 से मिल जाते हैं। अब हम इन सभी की 1 बाय 1 व्याख्या करेंगे, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं कि क्या आर्टिकल 19 के अंतर्गत सिर्फ एक ही अधिकार है। तो मैं आपसे कहूंगा कि आर्टिकल 19 के अंतर्गत सिर्फ एक अधिकार नहीं है, इसमें बहुत सारे अधिकार आ जाते हैं, जिनमें से सबसे पहला आता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, जिसको आप कहते हैं वाक एवं अभिव्यक्ति की आज़ादी। सबसे पहला, हम अगर कुछ कहना चाहते हैं तो हम कह सकते हैं अपने शब्दों के द्वारा या लिख करके, यानी किसी भी माध्यम से व्यक्ति अपनी बात भारत के अंदर कह सकता है। दूसरी बात आप समझ लीजिए कि अगर आप अपनी बात कहना चाहते हैं तो अपनी बात आप सिर्फ घर के अंदर ही नहीं, घर के बाहर जा करके, यानी कि पब्लिक प्लेस पर जाकर कह सकते हो। और जब बात करोगे तो किसी ना दूसरे व्यक्ति से बात ही करोगे। तो कहने का मतलब है आपको असेंबल होने का भी अधिकार है। पब्लिक प्लेस में असेंबल आप हो सकते हैं, कैसे? विदाउट आर्म्स, बिना हथियार के, शांतिपूर्वक तरीके से। इसके साथ साथ देश के अंदर संस्था बनाने का अधिकार, संघ बनाने का अधिकार, और इसके साथ साथ जो है पूरे भारत के अंदर मूवमेंट का अधिकार। पूरे भारत के अंदर मूवमेंट का अधिकार मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने का अधिकार। और जब आप कहीं जा रहे हैं तो सीधी सी बात है, वहाँ रहेंगे भी, और रह रहे हैं तो वहाँ पर आपका मन भी लग सकता है, तो आप बस भी सकते हैं, तो ये भी अधिकार आपको मिल जाता है, रिजाइड इन सेटलमेंट का अधिकार। और उसके बाद अगर आप कहीं जाकर के बसते हैं, कहीं जाकर के रहते हैं, तो वहाँ पर बेसिक सी बात है कि आपको अपना लाइवलीहुड भी चाहिए, जीविका भी चाहिए। तो काम करने का अधिकार आपके पास है, यानी कि आप अपने पसंद का कोई भी ऑक्यूपेशन या फिर प्रोफेशन चूज कर सकते हैं। तो ये मोटे मोटे तौर पर हमारे पास 6 मौलिक अधिकार हैं आर्टिकल 19 के तहत। इनकी चर्चा मैं अभी आपसे 1 बाय 1 विस्तार में करूंगा। लेकिन अगर मैं आर्टिकल 19 को पूरे तरीके से देखूं तो यहाँ पर एक और मौलिक अधिकार हुआ करता था, जिसको आप कहते थे राइट टू प्रॉपर्टी।
यानी कि संपत्ति का अधिकार, जो कि आर्टिकल 19(1)(f) के अंतर्गत था। यहाँ पर देखिएगा आप, DEF को मैंने नहीं लिखा है, सीधा G लिख दिया है। उसका कारण क्या है कि आर्टिकल 19(1)(f) जो है आज के टाइम पर भारत के संविधान में नहीं है। यहाँ पर पहले था राइट टू प्रॉपर्टी, जिसमें लिखा हुआ था कि हर भारत के नागरिक को प्रॉपर्टी खरीदने का, उसे अपने पास होल्ड करने का, अपने पास रखने का और साथ में उसे डिस्पोज करने का यानी कि बेचने का अधिकार है। अब इसको लेकर के हमारे देश की एक तरफ न्यायपालिका, दूसरी तरफ देश की संसद, इन दोनों के बीच में लंबे समय तक घमासान हुआ और घमासान का रिजल्ट ये निकला कि संसद ने निर्णय लिया कि हम राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट की कैटेगरी से निकाल देंगे। तो 44वां संविधान संशोधन किया गया और उसके तहत जो है आर्टिकल 300(a) के तहत इसको प्लेस कर दिया गया। यानी कि आज के टाइम पर ये आपका लीगल राइट तो है, लेकिन हमारा ये फंडामेंटल राइट नहीं है, मौलिक अधिकार नहीं है। ये छोटा सा यहाँ पर इसके बारे में बताना जरूरी था। ऐसे कुछ आर्टिकल 31 के अंदर भी था, इसकी चर्चा हम लोग शायद कर चुके हैं, नहीं कर चुके हैं तो करेंगे जरूर, ठीक है। तो चलिए इसके बाद देखते हैं, यहाँ पर हम आते हैं नेक्स्ट जो है, अगर हम इन सभी राइट्स को देखें तो इन सभी राइट्स को हम कंपोजिटली इकट्ठे तौर पर क्या कह सकते हैं, इनको हम कंपोजिट राइट कह सकते हैं, समग्र अधिकार कह सकते हैं। उसका कारण क्या है कि आर्टिकल 19 के अंतर्गत दिया गया हमारा अधिकार जो है वो एक अधिकार नहीं है, वो कई सारे अधिकार है। जैसे कि 6 अधिकार तो मैंने ही आपको बता दिए, इसके साथ साथ कुछ और अधिकार जो लिखे नहीं है लेकिन हमको प्राप्त यहीं से हुए, तो उनकी चर्चा भी इसी के अंदर आ जाती है। इसके लिए आप इनको क्या कहते हैं, कंपोजिट राइट कहते हैं। दूसरी बात, आप इनको डेमोक्रेटिक राइट्स भी कहते हैं, यानी कि लोकतांत्रिक अधिकार भी कहते हैं। क्यों लोकतांत्रिक अधिकार कहते हैं, क्योंकि इनके बिना लोकतंत्र, आप ध्यान रखिएगा, इन अधिकारों के बिना लोकतंत्र का कोई मतलब नहीं है। कोई मतलब का नहीं क्या है, इसका मतलब ये बनता है कि अगर हम लोकतंत्र में हैं तो लोकतंत्र के अंदर हमारा बेसिक अधिकार होता है कि सरकार के क्रियाकलाप के बारे में जानना, और जानने के बाद सरकार को राय देना, सरकार की आलोचना करना, या किसी प्रकार से हम अपनी बात सरकार से कह सकते हैं। अगर ये अधिकार लोकतंत्र के अंदर नहीं तो लोकतंत्र का मतलब कुछ नहीं बनता, फिर तो तानाशाही वाली बात हो जाती है। तो इनके बिना आप लोकतंत्र को नहीं देख सकते, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है कि ये डेमोक्रेटिक राइट्स हैं, यानी कि लोकतांत्रिक अधिकार हैं। दूसरा क्या है कि दे आर प्रोटेक्टेड ओनली अगेंस्ट स्टेट एक्शन, नॉट अगेंस्ट प्राइवेट इंडिविजुअल्स। जब आपको आज अधिकार दिया गया है वाक एवं अभिव्यक्ति का अधिकार, तो ये अधिकार याद रखना राज्य के खिलाफ है, यानी कि राज्य आपके इस अधिकार से आपको वंचित नहीं कर सकता है। इसके बाद याद रखिएगा सबसे इंपॉर्टेंट कि वाक एवं अभिव्यक्ति का जो अधिकार है वो सिर्फ और सिर्फ भारत के नागरिकों को प्राप्त है, ओनली टू द सिटीजन्स ऑफ इंडिया। इसके साथ साथ सिटीजन्स के साथ साथ जो शेयर होल्डर्स हैं कंपनी के, उनको भी अधिकार प्राप्त है, याद रखिएगा। हाँ, इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पर, इंपॉर्टेंट यहाँ पर है कि अगर कोई एलियन है, कोई विदेशी व्यक्ति है या कोई लीगल पर्सन है, लीगल पर्सन का मतलब क्या है, कोई कंपनी इत्यादि है, तो उनको ये अधिकार यहाँ पर प्राप्त नहीं होते हैं। इस बात का भी हमको ध्यान रखना है। और सबसे इंपॉर्टेंट कि ये एब्सोल्यूट नहीं है, यानी कि इन पर उचित प्रतिबंध लगाया जा सकता है राज्य के द्वारा। तो ये कुछ बेसिक फीचर हैं आर्टिकल 19 के अधिकारों के, यानी कि उनको अब अगर आप फीचर्स की बात करें आर्टिकल 19 के अधिकारों की, तो उनमें ये सभी आ जाता है। अब हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे और इन सभी मौलिक अधिकारों को 1 बाय 1 करते हुए आगे पढ़ेंगे। जैसे कि सबसे पहले आता है आर्टिकल 19(1)(a). यहाँ पर बात हो रही है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, यानी कि वाक एवं अभिव्यक्ति की आज़ादी। आपको वाक एवं अभिव्यक्ति की आज़ादी प्राप्त है। इसका मतलब क्या है, इसका सीधा सा मतलब ये बनता है कि अगर कोई व्यक्ति अपनी बात कहता है तो अपनी बात कहने का उसको अधिकार है, यानी कि अपने आप को वह एक्सप्रेस कर सकता है। अब कोई व्यक्ति अपने आप को कैसे एक्सप्रेस करता है, एक्सप्रेस करने का तरीका है कि उसने शब्दों के द्वारा, मुख के शब्दों के द्वारा कुछ कह दिया, मुख के शब्दों के द्वारा कुछ नहीं कहा तो कुछ लिख दिया, है ना, मुंह से बोल करके, लिख करके। अगर ये भी नहीं करा तो कई बार क्या होता है, साइन बोर्ड के द्वारा। आपने देखा होगा कई बार कुछ जुलूस निकलता है तो वहाँ पर लोग अपनी बात को कैसे एक्सप्रेस करते हैं, किसी ने जो मुंह पर पट्टी बांधी, किसी ने काली पट्टी बांध ली, ये सब होता है। तो ये क्या है, ये एक्सप्रेशन है और इस एक्सप्रेशन के द्वारा भी व्यक्ति अपनी बात को बता सकता है। तो ये जो है आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन यानी कि आर्टिकल 19(1)(a) के तहत हम सभी को प्राप्त है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है कि क्या व्यक्ति को सिर्फ अपनी बात कहने का अधिकार है, ये भी तो हो सकता है कि उसको चुप रहने का अधिकार हो। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि आर्टिकल 19 एक ऐसा आर्टिकल है जो आर्टिकल 21 के बाद सबसे ज़्यादा व्याख्या उसकी की गई है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो बहुत सारे क्वेश्चन हमारे न्यायपालिका के सामने आए, जैसे कि बोलने का ही अधिकार है, चुप रहने का भी अधिकार है, तो राइट टू साइलेंस है या नहीं है। तो न्यायपालिका ने कहा देखो भाई यहाँ पर अभिव्यक्ति का मतलब क्या है, व्यक्ति अपनी बात कह सकता है, तो व्यक्ति चुप भी रह सकता है, तो राइट टू साइलेंस हो सकता है। मैं किसी टॉपिक पर, किसी मुद्दे पर अपनी ओपिनियन नहीं देना चाहता, तो ये मेरा अधिकार है।
वो कहाँ से? आर्टिकल 19(1)(a) से ही निकल करके आता है। इसी प्रकार से कुछ और मुद्दे रहते हैं भारत के अंदर लगातार, जैसे कि आपने देखा होगा राष्ट्रीय ध्वज का मुद्दा। कुछ लोग होते हैं भाई अपने हमारे भारत के राष्ट्रीय ध्वज को अपने घर पर लहरा देते हैं, लगा देते हैं ना, तो ये भी अधिकार होता है कि भाई ये भी तो हमारा एक अधिकार है कि हम उसको ऐसे अपने घर के सामने पर लगा सके। तो बात ये आई कि क्या ये आर्टिकल 19(1)(a) के तहत है? तो सीधी सी बात है, ये भी आर्टिकल 19(1)(a) के तहत है, यानी कि राष्ट्रीय ध्वज को फहरा सकते हैं। लेकिन हाँ, याद रखना कि ये एक ऐसा अधिकार है जिसको आप कह सकते हैं जिसके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस है, यानी कि मतलब क्या है? मतलब ये बनता है कि यहाँ पर कुछ एक प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, जैसे कि झंडा लहराने के जो नियम हैं उनका आपको ध्यान रखना है, फ्लैग कोड ऑफ इंडिया उसका आपको ध्यान रखना है, उसके तहत ये सब काम आप कर सकते हो। उसी प्रकार से जैसे हम बात करते हैं एक्सप्रेशन की बात, एक्सप्रेस करने की बात, अब कुछ एक दल ऐसे होते हैं, राजनीतिक दल हो गए या फिर कोई ट्रेड यूनियन हो गई, ये लोग क्या करते हैं, कई बार करते हैं, बोले आज से हम काम नहीं करेंगे, हम हड़ताल की घोषणा कर देते हैं। आपने देखा होगा कि रोडवेज की हड़ताल हो गई, कभी किसी मेडिकल जो सर्विसेज हैं उनके जो कर्मचारी अधिकारी हैं वो हड़ताल पर चले जाते हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ राजनीतिक दल क्या करते हैं, बंद का ऐलान भी कर देते हैं, कंपलसरी बंद। बंद का मतलब क्या होता है कि सब कुछ बंद है। अब ये कहा जाता है इन दलों के द्वारा कि भाई ये दोनों के दोनों हमारे अधिकार हैं। जैसे कि एक मामला 1985 का है, जो कि 1978 का एक मामला है, जो कि आता है कहाँ पर? केरल के अंदर आता है। केरल के अंदर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, इन्होंने क्या किया, एक मुकदमे में एक बात कही। बेसिकली जो मुकदमा था वो तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया वर्सेस भरत कुमार, ये मुकदमा था। यहाँ पर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने ये बात रखी कि देखो हमको जो है वो बंद बुलाने का भी अधिकार है और हम हड़ताल पर भी किसी को लेकर के जा सकते हैं। तो केरला हाई कोर्ट ने इस केस में क्या किया, यहाँ पर दोनों के अंदर डिफरेंस बताया कि देखो बंद अलग है, हड़ताल अलग है। हड़ताल के अंदर क्या होता है कि ठीक है, यहाँ से एक खास पर्टिकुलर सर्विस को आप बंद कर देते हैं जिससे लोगों का जीवन अफेक्ट होता है, वो ठीक है, वो अधिकार हो सकता है। लेकिन बंद का मतलब क्या है? बंद का मतलब है कंपल्सरीली, यानी कि आप प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से लोगों को धमकी दे रहे हैं कि वो कुछ एक एक्टिविटी ना करें। तो अगर ऐसा आप कह रहे हैं तो उसमें क्या होगा, उसमें लोगों का खुद का मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो जाता है। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति ऑफिस जाना चाहता है, अपना लाइवलीहुड कमाना चाहता है, तो आपने उसका लाइवलीहुड उससे छीन लिया। दूसरा, बंद है तो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट भी चला गया। तो इस तरीके से कहा गया जो बंद है वो बंद जो है वो इलीगल है। बात समझ में आती है? तो एक ये वाला मुकदमा भी यहीं से निकल करके आता है। ऐसे ही करके जो बैंडिट क्वीन नाम की मूवी आई थी, वहाँ पर अश्लीलता का आरोप लगा था, तो ये कहा गया कि भाई देखो चलचित्र यानी कि जो फिल्मी दुनिया होती है उसके उस पर आप प्री सेंसरशिप नहीं कर सकते। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने व्याख्या की और व्याख्या करते हुए कहा कि देखो ऐसा है कि आपको जब चलचित्र की बात आप करते हैं तो चलचित्र का मतलब होता है फिल्म की दुनिया, फिल्मी दुनिया का मतलब ये बनता है कि यहाँ से सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट हमारी सोसाइटी पर पड़ता है। तो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है तो यहाँ पर हम इसको क्या कर सकते हैं, प्री सेंसर किया जा सकता है। दूसरी बात कि कोई चित्र अश्लील है या नहीं है, इस बात का जो अर्थ निकालेंगे वो सिर्फ एक चित्र को देख करके नहीं निकाल सकते, यहाँ पर स्टोरी को देखना पड़ेगा, स्टोरी का प्रभाव देखना पड़ेगा, इन सभी बातों को निकाल सकते हैं। जो है ये बॉबी आर्ट इंटरनेशनल का एक केस आया था हमारा, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के सामने था। ऐसे ही जो है हमने पहले बताया बंद वाली बात की, जहाँ पर हमने भरत कुमार की बात की थी, है ना, पहले केरला हाई कोर्ट में था, उसके बाद ये सुप्रीम कोर्ट में चला गया। तो ये दोनों चीज़ें हैं जो हम लोगों ने वहाँ पर कही थी। बात समझ में आती है? अब इसके बाद अगर हम आगे चलें तो कुछ और अधिकार हमारे आ जाते हैं, जैसे कि विज्ञापन का अधिकार है। आपने देखा होगा टेलीविजन के ऊपर कुछ लोग विज्ञापन करते हैं, कोई कोल्ड ड्रिंक का विज्ञापन करता है, कोई और अन्य वस्तु का विज्ञापन करता है। तो क्या विज्ञापन भी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अंदर आ जाता है? तो देखिए एडवर्टीजमेंट जो है ये भी क्या है, ये भी एक अधिकार है और ये भी आर्टिकल 19(1)(a) के तहत ही आता है। लेकिन इसमें भी एक बात का ध्यान रखना है कि इसका प्रभाव लोगों के जीवन पर सीधा सीधा पड़ता है। तो इसका मतलब ये कहीं नहीं कि आप ऐसी चीज़ों का विज्ञापन करने लग जाए जो समाज के खिलाफ हैं, देश के खिलाफ हैं, समाज के अंदर कुरीति लेकर के आ सकते हैं। तो अगर ऐसा आप करें तो आपने देखा हो कई बार बड़े बड़े एक्ट्रेस या एक्टर जिनके ऊपर मुकदमे ठुक जाते हैं, पता चला कि नॉन बेलेबल वारंट निकल गया उनके खिलाफ, तो वो सब जो है पॉसिबल हो सकता है। बात समझ में आती है? तो ये भी इसके अंतर्गत आ जाता है। अब ऐसे ही थोड़ा सा इसमें आगे चलें तो कुछ लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा आगे चलेंगे, कुछ लोग यहाँ पर कुछ कार्यक्रम आते हैं हमारे टेलीविजन चैनल पर, उनके ऊपर भी आरोप लगाते हैं कि भाई इन्होंने समाज के अंदर या तो अंधविश्वास फैलाया, अश्लीलता फैलाई है। तो ये सारी बातें भी जो है ना बार बार आती रहती हैं।
तो उन सभी की जो कसौटी की जाती है वो कसौटी कहाँ पर आती है, आर्टिकल 19(1)(a) के तहत आती है। और आर्टिकल 19(2) के अंतर्गत जो प्रतिबंध बताए गए हैं जिनको आप कहते हैं रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस, इन दोनों की कसौटी पर उसको खरा उतार के देखा जाता है क्या वहाँ पर खरे उतर रहे हैं या नहीं उतर रहे हैं। बात समझ में आती है। तो इन शॉर्ट आप इसको इतना समझ सकते हैं। अब ये तो रही कुछ बातें जो हम लोगों ने यहाँ से सीखी। अब कुछ एक बातें होती है, जैसे भारत लोकतंत्र है तो लोकतंत्र के अंदर हर व्यक्ति को जानने का अधिकार है। जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं, हमारे द्वारा चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव फिर अपने दल का नेता चुनते हैं, वही भारत के अंदर प्रधानमंत्री बनता है, वही राज्यों के अंदर मुख्यमंत्री बनता है। आने वाले 5 साल का ठेका इनके कंधों पर है। अब ये जो भी काम करें तो इसका मतलब ये तो है नहीं कि भैया आपको खुला छोड़ दिया, आप जो चाहें वो कर सकते हैं। लोकतंत्र के अंदर मालिक होती है देश की जनता, और जनता को अधिकार होता है, यानी कि मालिक को अधिकार है वो नौकर से पूछ सकता है कि आप क्या कर रहे हो। तो यहीं से एक अधिकार निकल करके आता है जिसको आप कहते हैं राइट टू नो, जानने का अधिकार। देश के हर नागरिक को जानने का अधिकार है कि सरकार कौन से क्रियाकलापों के अंदर बिजी है, उन्होंने कौन सा निर्णय लिया है। तो ये सारी चीज़ें जान करके वो लोकतंत्र के अंदर सुधार लेकर के आ सकते हैं, आप गुड गवर्नेंस लेकर के आ सकते हैं। इसके लिए जनता का अवेयर होना जरूरी है, और अवेयर जनता तभी होती है जब उसको जानने का अधिकार हो। अब जानने का अधिकार कहाँ से मिलेगा, या तो सरकार उनको सूचना दे दे या फिर किसी और के द्वारा उनको बताया जाए। तो यहाँ पर लोगों को अधिकार मिलता है, यहाँ पर क्या है, फ्रीडम ऑफ प्रेस। हमारे भारत के अंदर प्रेस की आज़ादी प्रेस की आज़ादी या प्रेस की स्वतंत्रता, इसका कोई भी वर्णन भारत के संविधान में स्पष्ट रूप से तो नहीं है, लेकिन अगर हम इसको विड्रॉ करें तो ये यहीं से निकल करके आता है, आर्टिकल 19(1)(a) से निकल करके आता है। लेकिन एक बात को ध्यान रखिएगा, जब आपसे कहा जा रहा है कि ये है प्रेस की आज़ादी, उसका कहीं ये मतलब नहीं कि प्रेस के ऊपर कोई प्रतिबंध लग ही नहीं सकता। याद रखना, उनको एज ए कंपनी, जैसे कि कोई इंडस्ट्रियल लॉ है, टैक्स लॉ है, या फिर वहाँ पर जो काम करने वाले लोग हैं, कर्मचारी अधिकारी, उनको लेकर सरकार का कोई नियम है तो उनको इन सबको फॉलो करना पड़ेगा। दूसरी बात, अगर कोई रिपोर्ट वो पब्लिश कर रहे हैं तो उस रिपोर्ट में मान लीजिए संसद की कोई कार्रवाई पब्लिश कर रहे हैं, अगर पब्लिश की जा रही है, संसद ने मना किया कि भाई इसको पब्लिश नहीं करना है, तो आप पब्लिश नहीं कर सकते। इसके साथ साथ कुछ एक बातें और आ जाती हैं, जैसे कि अगर हम थोड़ा सा इसमें आगे की तरफ जाएं, जैसे कि मान लीजिए कोई प्री सेंसरशिप वाली बात आ गई। एक बार होता है ना कि सरकारें, जैसे कि इंडियन पोस्ट एक्ट आया था, वो एक एक्ट लाने के लिए राजीव गांधी के समय पर प्रयास किया गया था, तो जहाँ पर प्रेस की फ्रीडम को लेकर के कोई प्रतिबंध लगाया जाता है, फ्रीडम को लेकर के, मतलब क्या है कि प्री सेंसरशिप आपने कर दी कि पहले अखबार में खबर छपने से पहले वो देश की सरकार पढ़ेगी, अधिकारी पढ़ेंगे, फिर परमिशन दी जाएगी। वैसे अभी तक तो भारत के अंदर हुआ नहीं, अंग्रेजों के टाइम पर तो होता था, लेकिन हमारे टाइम पर तो नहीं है। तो अगर ऐसा कुछ प्रयास होता है तो वो बेसिकली सीधा सीधा आर्टिकल 19(1)(a) का उल्लंघन है, ये बात देश की न्यायपालिका कहती है। तो ये बातें हमको ध्यान रखनी है। अब जब आप कहते हैं फ्रीडम ऑफ प्रेस, तो फ्रीडम ऑफ प्रेस का मतलब क्या बनता है कि यहाँ पर प्रेस को लिखने का अधिकार है, प्रेस जो है लिख सकती है, प्रेस जो है दूसरों को सूचना बता सकती है बेसिकली। इसके साथ एक और अधिकार आ सकता है ना कि प्रेस तो तभी प्रिंट करेगी जब प्रेस को जानने का अधिकार होगा। तो प्रेस को भी क्या है, राइट टू नो है, जानने का अधिकार है। इसका मतलब क्या है कि कोई व्यक्ति किसी घटना की सूचना या कोई अन्य सूचना प्रेस को देना चाहता है तो प्रेस स्वतंत्र है कि वो उस सूचना को प्राप्त कर सके, तो ये फ्रीडम ऑफ प्रेस आ जाती है। इसके साथ साथ कमर्शियल एडवर्टीजमेंट, मैंने आपसे बता दिया कि ये भी क्या है, हमारा मौलिक अधिकार भारत के संविधान के तहत दिया गया है। तो ये है हमारा फ्रीडम ऑफ प्रेस। अब यहीं से अगर हम आर्टिकल 19(1)(a) को थोड़ा सा और एक्सप्लोर करें तो यहाँ पर बहुत सारे मौलिक अधिकार हमको निकल करके आ जाते हैं, जैसे कि राइट अगेंस्ट फोन टेपिंग, राइट टू टेलीकास्ट, प्रसारण करने का अधिकार। अब प्रसारण जब आप करेंगे तो वहाँ पर रेस्ट्रिक्शंस हो सकते हैं, मान लीजिए कोई अश्लीलता फैलाना चाहता है तो उस पर रोक लगाई जा सकती है, क्योंकि प्रतिबंध किया जाता है वो। दूसरा, राइट अगेंस्ट बंद, अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था। राइट टू नो, राइट टू एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन, इसकी चर्चा हम लोग कर लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि लोकतंत्र के अंदर हमारा बेसिक राइट है कि हम सरकार के बारे में जानें और उस पर अपनी टिप्पणी कर सकें, यानी कि अपनी बात उसके सामने रख सकें। अब ये बात अंग्रेजों के समय से लागू होती है। जब भारत के अंदर अंग्रेज शासन हुआ करता था तो उन्होंने एक एक्ट ऐसे बना दिए जहां पर उन्होंने इस बात को मान लिया कि अगर सूचना बाहर चली गई तो क्या होगा, देश के लोग अवेयर हो जाएंगे और फिर हमको उखाड़ के फेंक देंगे। तो वो फूट डालो शासन करो की राजनीति अपनाया करते थे, जिसका भारत के ऊपर बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट भी हुआ। तो सूचना लोगों तक ना पहुंचे तो इसलिए उन्होंने बहुत सारे एक्ट भी बनाए, जैसे कि जिनमें आता है ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट, ये उसी समय की देन है। भारत आज़ाद हुआ तो हमने उसको बोरो भी किया। अब कुछ एक जगह ऐसा होती है जहां पर सूचना नहीं दी जा सकती, जैसे कि इंडियन एविडेंस एक्ट है,
या फिर सिविल सर्विसेज कंडक्ट रूल्स है जहाँ पर सूचना हो सकता है नहीं दी जा सकती हो, वो बात सही है, लेकिन सूचना किसी न किसी प्रकार से लोगों तक पहुँचनी चाहिए, जो भी क्या है लोकतंत्र की नींव है। अब ये बात धीरे धीरे डेवलप हुई, जहां पर मैंने आपको एग्जांपल दिया था इंडियन एक्सप्रेस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का मामला था 1985 का, जहां पर सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि लोगों तक सूचना जानी चाहिए, उनको सूचना प्राप्त करने का अधिकार है, यानी कि वह सरकार के क्रियाकलाप के बारे में जान सकते हैं। अब समय आया, समय आते आते सरकार ने इस पर एक्शन लिया और फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट 2002 एनडीए सरकार के समय पर, यानी कि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के समय पर भारत के अंदर लाया गया। ये एक्ट उस समय पर आया था। अब इसके अंदर कुछ खामियां थी, तो नई सरकार आई, नई सरकार ने 2005 में राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, सूचना का अधिकार अधिनियम राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 भारत के अंदर लेकर के आया गया, जहां पर यह कहा गया कि हर देश के नागरिक को कुछ सूचनाएं प्राप्त करने का अधिकार है। बहुत वाइड ये एक्ट था, जिसके अंदर अगर आप देखते हैं तो 31 सेक्शन यानी कि 31 धाराएं इस अधिनियम के अंदर आपको देखने को मिल जाएंगी, जहां पर कुछ इंपॉर्टेंट धाराएं भी है, जैसे कि आज के टाइम पर आप जब इंडियन पॉलिटी पढ़ते हैं तो वहां पर आप पढ़ते हैं सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, केंद्रीय सूचना आयोग है। उसी प्रकार से स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन, राज्य सूचना आयोग है। इन सभी के गठन का जो प्रावधान है वो यहीं से निकल करके आता है। जैसे ये एक्ट आया, एक्ट आने के बाद कुछ विशेष प्रावधान किए गए, जैसे कि सभी सरकारी विभागों को यह आदेश दिया गया कि एक्ट आने के 120 दिनों के भीतर आपको अपने जो रिकॉर्ड्स हैं उनको कैटेगराइज करना है, और कैटेगराइज करते हुए यहाँ पर कुछ एक सूचना ऐसी होगी जो आपको कंपल्सरीली अपनी वेबसाइट पर या किसी समाचार पत्र के माध्यम से रिलीज करनी पड़ेगी। तो 120 दिनों के अंदर ये किया जाना था। इसके साथ साथ अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति है, जैसे पुलिस डिपार्टमेंट से या जल विभाग से सूचना लेनी है, तो सूचना किससे मांगेगा वो जाकर के? किसी से तो ऐसा तो नहीं किसी भी अधिकारी से जाकर के बोल देगा। तो यहाँ पर ये प्रावधान किया गया कि इस अधिनियम के आने के 100 दिन के भीतर जो है हर डिपार्टमेंट के अंदर PIO, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर जो है अपॉइंट किया जाएगा, और उसका काम होगा इस मांगी हुई सूचना को 30 दिन के भीतर व्यक्ति तक पहुंचा देना। हाँ, इसमें भी यह था कि अगर सूचना व्यक्ति की लाइफ एंड लिबर्टी से जुड़ी हुई है तो 48 घंटे के भीतर पहुंचाना पड़ेगा, और अगर ये सूचना नहीं पहुंचाई जाती है तो फिर इस PIO ऊपर क्या है, इस PIO के ऊपर पेनल्टी लगाई जाएगी 250 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से। तो कहने का मतलब इस प्रकार से व्यापक प्रावधान राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत लेकर के आए गए। तो इसी के तहत आपको यहाँ पर क्या मिलता है, सूचना का अधिकार, राइट टू इन्फॉर्मेशन आपको यहीं से ड्राइव होकर के मिलता है। तो यह है आर्टिकल 19(1)(a). अब जरा इसमें थोड़ा सा आगे चलें तो मैंने आपसे कहा था कि ये जो अधिकार दिया गया है ये पूर्णतः एब्सोल्यूट नहीं है कि आपको दे दिया तो कुछ भी आप करेंगे, नहीं, इसके ऊपर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस हैं। जैसे कि सबसे पहले क्या कहा गया है, सबसे पहले डिसेंसी और मॉरलिटी, यानी कि आपको शालीनता रखनी है, आपको नैतिकता रखनी है। ऐसा नहीं किसी के बारे में आप कुछ कह रहे हैं तो आप कुछ भी सीमाओं को पार करते हुए चले जाएंगे, गलत भाषा का इस्तेमाल करेंगे। शालीनता आपको बना करके रखनी है, अपनी बात आप कह सकते हैं। दूसरा है न्यायालय की अवमानना। न्यायालय की अवमानना जैसे कि सिविल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, जो सिविल भी हो सकता है या फिर क्रिमिनल भी हो सकता है। मान लीजिए कि अदालत ने कोई निर्णय दिया और व्यक्ति उसको मानने से इंकार कर दे, तो वही जैसे कि कोई फाइन इत्यादि पे करना है तो वो सिविल कंटेम्प्ट। दूसरा है कि अदालत की निंदा ही करनी शुरू कर दी, बोले जज साहब ने पैसे ले लिए, अदालत जो है बेकार है, ये सब चीज़ें कोई मतलब नहीं है इनका, तो क्या हो गया, ये क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट आ जाता है। तो इसके तहत इस बात का भी ध्यान रखना है। इसके बाद आप देखते हैं डेफेमेशन, किसी को बदनाम कर देना। होता है ना कि मान लीजिए बहुत से नेता ऐसे होते हैं, बयान दे दिया दूसरे नेता के खिलाफ, इन्होंने इतने 1000 करोड़ का घोटाला किया, इतने 1000 करोड़ रुपए रिश्वत ली है, अब प्रूफ नहीं कर पाते, फिर क्या होता है, अदालत के अंदर जा करके माफ़ी भी मांगनी पड़ जाती है। तो डेफेमेशन, उसके बाद डेफेमेशन, उसके बाद है सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, राज्य की सुरक्षा। आप कोई बात कह रहे हैं अच्छी बात है, लेकिन ऐसी बात तो मत कहो जिसके द्वारा राज्य के खिलाफ युद्ध छिड़ दें, लोग शस्त्र लेकर के कूद पड़े। तो राज्य की सुरक्षा का भी ध्यान रखना है। इसके बाद साथ साथ फ्रेंडली रिलेशंस विद फॉरेन स्टेट्स, ऐसा भी कुछ नहीं कहना जिससे कि दूसरे जो हमारे पड़ोसी देश हैं, जो हमारे क्या है फ्रेंडली, जहाँ पर सरकार प्रयास करे कि देश के संबंध दूसरे देशों से अच्छे लगे, अच्छे बने, तो उसको भी इस्तेमाल करने के लिए कुछ आप भाषण इत्यादि नहीं दे सकते। ऐसे ही करके लोक व्यवस्था हो या फिर किसी को किसी अपराध के लिए भड़काना हो, तो ऐसी बातें भी नहीं करनी। लास्ट में जाकर के देश की एकता एवं अखंडता, संप्रभुता और अखंडता, इसका भी ध्यान रखना है। अब आप ध्यान रखिएगा कि ये जो प्रावधान यहाँ पर आप रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस के अंदर देखते हैं, शुरुआत से नहीं है, कुछ एक प्रावधान ऐसे जो बाद में जोड़ेंगे। जैसे कि अगर मैं इन तीनों की बात करूं, यानी कि विदेशी राज्यों के साथ महत्वपूर्ण संबंध और सार्वजनिक व्यवस्था, इन तीनों को भारत के अंदर पहले संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ा गया था।
उसी प्रकार से भारत की संप्रभुता और अखंडता को देखें तो इसको जो है 16वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ दिया गया। तो कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस भी हैं। आई होप आपको आर्टिकल 19(1)(a) और उसके ऊपर लगे हुए प्रतिबंध दोनों क्लियर हो गए होंगे। अब चलते हैं हम अपने दूसरे अधिकार की तरफ, जिसमें कहा गया है कि राइट टू असेंबल पीसफुली, है ना, यानी कि आपको इकट्ठा होने का अधिकार है, असेंबली करने का अधिकार है, लेकिन पीसफुली। अब इसका मतलब क्या बन जाता है, देखिए जब कोई बात आप सरकार के खिलाफ कहना चाहते हैं या कोई प्रदर्शन, आप कोई बात कहना चाहते हैं, तो वहां पर आपको प्रदर्शन इत्यादि करने का अधिकार है, जुलूस निकालने का अधिकार है। ये सब कहां पर आता है, आर्टिकल 19(1)(b) में। याद रखना, ये पब्लिक प्लेस की बात हो रही है। ऐसा नहीं है कि आप पड़ोसी के घर में घुस जाए, बहुत अच्छा सा घर है, यहीं पर मीटिंग होगी, ऐसा आप नहीं कर सकते। उसका कारण क्या है, पब्लिक प्लेस, स्पेशल बात है यहाँ पर। इसके साथ साथ आप देखिए, प्रदर्शन करने का अधिकार है, जुलूस करने का अधिकार, ये सब अधिकार आपके पास हैं तो सही, लेकिन इसके ऊपर भी क्या है, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस हैं। जैसे मान लीजिए कहीं आपने जुलूस निकालना है और उस जुलूस की वजह से क्या होता है, दूसरी जगह पर शांति भंग हो सकती है, समाज के अंदर शांति भंग हो सकती है, जैसे दंगे इत्यादि हो सकते हैं। तो ऐसे केस में प्रशासन क्या करता है, रेस्ट्रिक्शन लगा सकता है। जैसे कि आपने धारा 144 के बारे में सुना होगा, तो वो सब क्या है, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन है, वो किस लिए, ताकि इनका दुरुपयोग ना हो सके। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर उचित प्रतिबंध क्या है, सबसे पहले सॉवरेनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया, उसके साथ में है क्या, पब्लिक ऑर्डर, सार्वजनिक व्यवस्था, इन दोनों का ध्यान रखा जाना चाहिए। तो ये है आपकी बातें कहने का अधिकार, और उसके लिए आपको जो है इकट्ठा होने का अधिकार। लेकिन अगर मैं इसको एक सीक्वेंस में देखूं समझने के लिए, सरकार के खिलाफ आप कुछ कहना चाहते हैं, लोगों के बीच में जाकर कहना चाहते हैं, कहोगे तो जो लोग वहां पर होंगे, और पर्सनैलिटी कल्ट बहुत कम ऐसा होगा कि अपने दम पर व्यक्ति बहुत सारे लोगों को ले आए। तो क्या चाहिए, जितने भी आंदोलन भारत के अंदर आप देखते हैं, दुनिया के अंदर देखते हैं, तो उनके पीछे कोई ना कोई संस्था होती है। आज़ादी से पहले हो, आज़ादी के बाद हो, भारत के अंदर संस्थाएं जरूर मिलेंगी आपको। तो अगला अधिकार देश के निर्माताओं ने यही दिया कि आप एक काम कीजिए, संस्था या संघ बनाने का अधिकार रख लीजिए। तो यहाँ पर अधिकार क्या दिया गया, राइट टू फॉर्म एसोसिएशन, संगम या संघ बनाने का अधिकार, कि हम चाहें तो संस्था इत्यादि के गठन कर सकते हैं। भारत के लोकतंत्र के लिए ये अधिकार अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारे यहाँ पर क्या है, हमारे यहाँ पर है मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी, सिर्फ एक पार्टी का रूल नहीं है जैसे चाइना के अंदर होता है। भारत के अंदर आप भी अपना दल बना सकते हैं, दल बना करके चुनाव लड़ सकते हैं, और इसके अंदर आपको वैरायटी लेकर के आनी है, अच्छी क्वालिटी लेकर के आनी है। तो ज़्यादा से ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टी और मजबूत पॉलिटिकल पार्टी, कहने का मतलब आपकी विचारधारा मजबूत होनी चाहिए। तो ये भारत के लोकतंत्र के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर क्या दिया गया है कि आप अपनी संस्था बना सकते हैं। संस्था का मतलब क्या है, कोई ट्रस्ट आपको बनाना है, या फिर कोई कंपनी आपको चलानी है, या कोई वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन आपको चलानी है। तो ये सभी भारत के नागरिकों को गठन करने का अधिकार है। और तो और जो राजनीतिक दल हम लोग बनाते हैं वो भी यहीं के द्वारा, इसी के द्वारा हमको अधिकार मिला हुआ है। लेकिन इसका कहीं ये मतलब नहीं कि आपने राजनीतिक दल बना लिया तो उसको परमिशन मिलेगी मिलेगी, उसको मान्यता मिलेगी मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं है। मान लीजिए आपने राजनीतिक दल बना लिया और वो राजनीतिक दल क्या करता है, या कोई वो संस्था क्या करती है, भारत के ही खिलाफ युद्ध छेड़ना चाहती है, भारत से हमारी जो अलगाववाद की बातें होती हैं उनको भड़काना चाहती है, तो ऐसे में उसको मान्यता भी नहीं मिलेगी। हो सकता है इसको प्रतिबंध भी लगा दिया जाए, हो सकता है जो संस्थापना करने वाले हैं उनको उठा के जेल के अंदर भी भेज दिया जाए। तो याद रखना कि संस्था बनाने का अधिकार का मतलब कहीं ये नहीं कि उसको मान्यता दी जाएगी। इसके साथ में हो सकता है कोई पॉलिटिकल पार्टी है, मैं उसके साथ नहीं जुड़ना चाहता, आप उसके साथ जुड़ना नहीं चाहते, तो ये भी अधिकार हमारे पास है। दूसरा, अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो ये भी अधिकार आपके पास है। तीसरा, जुड़ने के बाद अगर आप उसे छोड़ना चाहते हैं तो ये भी अधिकार आपके पास है। तो ये सारी बातें आपको यहीं से मिलती हैं। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हमको जानना है, वो है कोऑपरेटिव सोसाइटी। ठीक है, भारत के संविधान के अंदर आर्टिकल हमारा भाग 9 भी जुड़ा हुआ किससे, ये जुड़ा हुआ है हमारा किससे, भाग 9 किससे जुड़ा हुआ है, ये जुड़ा हुआ है कोऑपरेटिव सोसाइटी से। तो भारत के अंदर कोऑपरेटिव सोसाइटी का गठन कर सकते हैं, ये बात आपको एज ए फंडामेंटल राइट 97वें संविधान संशोधन 2011 के द्वारा दी गई। याद रखना, इस छोटा सा डेवलपमेंट है, इसको जरूर याद रखिए। कई बार क्या होता है एमसीक्यू के अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, तो ये अपने को ध्यान रखना है। इसके बाद अगर हम आगे चलें तो ये है वो संस्था, ये वो अधिकार है जहां पर आप संस्था बना सकते हैं, लोगों को अपने आप से जोड़ सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको भारत के अंदर भ्रमण करना पड़ेगा। जितने भी आंदोलन रहे, जितने भी आप एक्टिविस्ट देखते हैं, वो पूरे भारत के अंदर कहीं ना कहीं घूमते हैं, घूमने के बाद लोगों को जोड़ते हैं। तो ये भी हमारा बेसिक राइट है कि भारत के अंदर घूमने का अधिकार, भ्रमण का अधिकार। भारत के अंदर का मतलब क्या होता है, इसका मतलब कहीं ये नहीं कि आपको एक कमरे के अंदर बंद कर दिया जाए, ये भी तो पॉसिबल है ना। मान लीजिए इस कमरे के अंदर आप हैं, उसी के अंदर बंद कर दिया, और आप कहेंगे जी मेरे तो जो है भारत के अंदर भ्रमण के अधिकार को छीन लिया गया है, तो जो संस्था है वो आपसे क्या कहेगी,
संस्था ये कहेगी कि हमने अधिकार नहीं छीना, आप कमरे के अंदर हैं, यहाँ से यहाँ घूमिए, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, भारत के अंदर ही भ्रमण कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब क्या है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने का अधिकार भारत के अंदर। जैसे कि अगर मैं इस पूरे मैप को देखूं तो भारत के अंदर आप यहाँ से यहाँ जा सकते हैं, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। कहने का मतलब क्या है, पूरे भारत के अंदर आप भ्रमण कर सकते हैं। दूसरा भ्रमण से जुड़ा हुआ अधिकार है वो भारत से बाहर जाने का अधिकार। जैसे भारत से आप अमेरिका जाना चाहते हैं तो क्या आपके पास ये अधिकार है फंडामेंटल राइट के तौर पर? बिल्कुल, ये आपका मौलिक अधिकार है, लेकिन आर्टिकल 19 के तहत नहीं। ये अधिकार मिलता है आर्टिकल 21 के तहत, बाहर जाने का अधिकार और बाहर से वापस आने का अधिकार। वो आर्टिकल 19 के तहत नहीं आता। आर्टिकल 19 के तहत सिर्फ भारत के अंदर घूमने फिरने का आपको अधिकार आ जाता है। इसके अंदर कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस भी हैं, जैसे कि यहाँ पर जनरल पब्लिक, आम जनता के हित में आप किसी ऐसी जगह पर जाना चाहते हैं जहाँ पर दंगा फसाद हो रहा है, आप उसको जाके भड़काएंगे तो फिर क्या किया जाएगा, रोक लिया जाएगा, है ना। ऐसे ही करके जो हमारे शेड्यूल्ड ट्राइब एरिया हैं, जो अनुसूचित जनजाति हैं, उनके हितों की रक्षा के लिए भी आपको ऐसे क्षेत्र के अंदर भ्रमण से रोका जा सकता है, या फिर इनर लाइन परमिट इत्यादि लगाया जा सकता है। वो कारण क्या होता है, यही तो कारण होता है कि ILP लगा दिया, है ना। अच्छा, ILP की बात की तो आप मुझे बताएंगे भारत के कौन कौन से राज्यों के अंदर ILP सिस्टम जारी रहता है। ये कमेंट बॉक्स में आपको लिख करके बताना है मुझे, ठीक है। ये आपके लिए क्वेश्चन है। तो ये अधिकार हमको प्राप्त है, यानी कि भारत के अंदर फ्री मूवमेंट का अधिकार। अब इसके साथ साथ अगर आप कहीं घूम रहे हैं तो घूमेंगे तो वहाँ रुकेंगे भी, रहने का भी अधिकार आपको मिलना चाहिए। तो अगला क्रम यही बनाया गया कि आपको भारत के अंदर, संपूर्ण भारत के अंदर रहने का अधिकार, रहने के साथ साथ बसने का अधिकार दिया गया है। रहना और बसना, सेटल और रिजाइड, दोनों के अंदर फर्क है। रिजाइड का मतलब क्या, जैसे आप कहीं गोवा चले गए घूमने के लिए, गोवा गए, कहीं और चले गए, जैसे मान नैनीताल आप चले गए, आप है उत्तर प्रदेश से, चले जाइए। वहाँ जाने के बाद आप रुकेंगे, ये आपका अधिकार है। रुकने का मतलब टेम्पररी, जैसे आप तैयारी करने के लिए दिल्ली आ गए, कोई ग्वालियर चला गया, कोई जो है इलाहाबाद चला गया, अपने अपने क्षेत्र में लोग तैयारियाँ क्या करते हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की, तो रह सकते हैं। बसने का मतलब क्या है कि परमानेंटली आप वहीं पर रहना चाहते हैं, वहीं पर आप घर खरीदेंगे, वहीं पर आपका लाइवलीहुड होगा, दोनों चीज़ें आप वहीं पर चलाएंगे। तो ये दोनों अधिकार हमको दिए गए हैं, रहने या बसने का अधिकार। लेकिन जो बसने का अधिकार, रिजाइड तो आप कर सकते हैं, लेकिन जो बसने का अधिकार है वहाँ पर कुछ रेस्ट्रिक्शंस है। और वहाँ पर क्या है, जनरल पब्लिक, आम जनता का हित है, वहाँ पर आपको रुका जा सकता है। या फिर कोई ट्राइबल एरिया है, ट्राइबल एरिया के अंदर आप जा करके ज़मीन खरीदना चाहते हैं, वहाँ पर रुकना चाहते हैं, तो उस पर सरकार जो है कानून बना सकती है, कंप्लीटली आपको वहाँ से हटा सकती है, इस अधिकार को विड्रॉ कर सकती है, या कुछ एक रियायत आपको दे सकती है, या कुछ एक रेस्ट्रिक्शंस आपके ऊपर लगाए जा सकते हैं। कहने का मतलब इन दो आधार पर रेस्ट्रिक्शन जो है वो पॉसिबल है। तो रिजाइड और सेटलमेंट का अधिकार आपके पास है। अब एक बात बताओ, आप कहीं रह रहे हो, कहीं आप बस रहे हो, तो फिर आपको काम करने का अधिकार भी तो होना चाहिए। बसने का मतलब क्या है, आपको खाना पीना इत्यादि सब कुछ चाहिए, तो उसके लिए आपको राइट टू लाइवलीहुड, यानी कि आपको अपना काम करने का अधिकार है। जैसे कि यहाँ पर कोई भी प्रोफेशन आप चूज कर सकते हैं, किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को इंजीनियर बनना है, किसी को और कोई ऑक्यूपेशन चुनना है, या फिर कोई बिजनेस चलाना है, ट्रेड के अंदर जाना है। ये सब काम भारत के नागरिकों को दिए गए कि आप इसको अपने आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये बिल्कुल एब्सोल्यूट है। जैसे कि अगर हम प्रोफेशन की बात करें तो एक पेशे के लिए क्या किया जा सकता है, बेसिक क्वालिफिकेशन तय की जा सकती है। उदाहरण के तौर पर कोई अगर डॉक्टर बनना चाहता है तो डॉक्टर बनने के लिए बेसिक जो उसका करिकुलम है वो आपको फॉलो करना पड़ेगा कि भैया आपको पहले 11th-12th पास करनी है, उसके बाद 5 साल के लिए आपको जो अगर MBBS करना है तो नीट देना पड़ेगा, उसके बाद आप MBBS करेंगे, उसके बाद फिर आपको डिग्री दी जाएगी। इसके बाद भी सरकार लॉ बना देती है, क्या कहती है, भैया आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, इंटर्नशिप करनी पड़ेगी। तो ये सरकार के पास अधिकार है कि एक पेशे के लिए वो योग्यता जो बना सकती है। ऐसे ही अगर बिजनेस की बात करें तो आप ऐसे किसी बिजनेस में इन्वॉल्व नहीं हो सकते जहाँ से लोगों का अहित हो या देश का अहित हो। जैसे कोई कहने लगा जी मैं तो ड्रग्स का व्यापार करूँगा, लोगों की किडनी विडनी निकाल लूँगा, बेच दूंगा, तो आप तो ठीक सोच रहे हैं, लेकिन इसके लिए इससे हो क्या रहा है, देश को हानि हो रही है, समाज को हानि हो रही है। तो ऐसे में इस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है, जो लगाया जाता है ना। कोई ऐसा इलीगल व्यापार तो आप नहीं कर सकते। साथ साथ अगर आप कोई व्यापार कर रहे हैं तो उस पर कई बार क्या होता है कि सरकार क्या करती है, कुछ मानक तय कर देती है। जैसे कि मान लीजिए कहीं आपका कोई फैक्ट्री चल रही है तो फैक्ट्री के संबंध में फैक्ट्री के लॉ आ जाते हैं कि जो प्रीमाइसेस होगा इस प्रकार का होगा, यहाँ पर इतना वेंटिलेशन होगा, ये सारी बातें होती हैं। तो ये सारी बातें आपके ऊपर इम्पोज की जा सकती हैं। इसके साथ साथ ऐसा नहीं कि हर व्यापार के अंदर आपको एंट्री मिल जाएगी। कुछ व्यापार ऐसे होंगे जहाँ पर बिल्कुल आपके लिए मनाही हो जाएगी। जैसे कि मान लीजिए एटॉमिक एनर्जी की बात करें तो वहाँ पर इस काम को सरकार खुद कर दी है। सरकार के पास मोनोपोली का अधिकार है कि वो स्वयं करेगी, किसी को करने भी नहीं देगी किसी भी व्यापार को। और साथ में ये भी अधिकार है किसी को चाहे तो पार्टनरशिप में लेकर के आ सकते हैं। जैसे कि पहले डिफेंस सेक्टर की बात करें तो ये सभी काम केवल सरकार किया करती थी।
अब उन्होंने क्या किया है, पीपीपी मॉडल लेकर के आ गए, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के तहत जो है बोले तुम भी बनाओ हम भी बनाएंगे मिल करके। तो ये सारे अधिकार जो हैं वो देश की सरकार के पास है, यानी कि स्टेट के। यहाँ सरकार जब मैं कह रहा हूँ इसका मतलब क्या है, स्टेट की बात हो रही है, सरकार या सरकारी मशीनरी की बात हो रही है, केंद्रीय लेवल पर और राज्य लेवल पर, दोनों लेवल की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये हमको नेक्स्ट अधिकार क्या है, फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन, यानी कि पेशे की स्वतंत्रता। लेकिन इस पर क्या है, उचित प्रतिबंध है, जैसे कि क्या है, इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक, आम जनता का हित। तो ये अपने को ध्यान रखना है। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम आगे चलें तो ये है हमारा क्या, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, वाक एवं अभिव्यक्ति की आज़ादी। मैंने इसको एक्सप्लेन किया है। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पर, साथ में कमेंट बॉक्स में भी आप अपना फीडबैक लिख सकते हैं। इसके साथ में कोई आपकी क्वेरी है तो आप मुझे इस ईमेल एड्रेस पर मेल भी कर सकते हैं। ठीक है, ये मेरा ईमेल एड्रेस है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप लोगों से इजाज़त लेता हूँ, फिर मिल लूँगा नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय, धन्यवाद।